जो नेता अरसे से लोकसभा चुनाव के लिए भर रहे थे हुंकार, चुनाव नजदीक आया तो कैसे कैसे तमाम नेता हो गए मोए मोए मोमेंट के शिकार। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग बेहद कम हुई है, हार जीत के अपने कयास हैं। कहीं बॉबी पवार और गणेश गोदियाल के नेता के तौर पर उभरने की चर्चा है, तो कहीं हरदा, हरक, खंडूड़ी, भंडारी चैंपियन से लेकर कई ऐसे नेताओं पर चर्चा हो रही है जो चुनाव से पहले अखाड़े में खम ठोक रहे थे, लेकिन चुनाव आया तो वो नजरबंद हो गए। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। एक तरफ बहस इस चीज को लेकर छिड़ गई है कि उत्तराखंड में जिस तरह से बहुत कम वोटिंग हुई है, तो क्या वोटर्स की उदासीनता राजनीतिक दलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि वो कैसे कैसे प्रत्याशी लेकर के आए, कैसे कैसे मुद्दे जनता के बीच लेकर गए कि जनता से कनेक्ट नहीं बन पाया और जनता घरों में रह गई। तो दूसरी तरफ ये लोकसभा चुनाव एक दूसरा संदेश भी देकर गया कि बहुत सारे नेता चुनावी ऐलान से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे और अपने प्रतिपक्ष को धोबी पाट देने के दावे कर रहे थे, लेकिन जब अखाड़े का ऐलान हुआ तो वो नेता नजरबंद नजर आए। सबसे पहले अगर ऐसे नेताओं में से किसी चेहरे की छवि आपके जेहन में बनती हो तो मुझे लगता है कि वो हरक सिंह रावत होंगे। 1991 से लगातार चुनावी लड़ाई लड़ते आ रहे और बहुधा जीतते आ रहे हरक सिंह रावत 2022 के बाद 2024 में भी नजरबंद ही नजर आए। कम से कम 2022 में ये इज्जत तो रह गई थी कि बीजेपी ने निकाल दिया था तो कांग्रेस ने खुद को ने सही बहू को लैंसडौन से उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन लैंसडौन से बहू चुनाव क्या हारी, मोए मोए मोमेंट बढ़ते ही चले गए। 2024 में हरक सिंह रावत चुनावी लड़ाई में उतरना चाह रहे थे तो अपने बड़े भाई हरीश रावत की जो पॉलिटिकल टेरिटरी यानी हरिद्वार थी, वहां से चुनावी ताल ठोक रहे थे। धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश से गढ़वाली वोटर्स की हुंकार भर रहे थे, लेकिन जब ईडी की रेड पड़ी उसके बाद खुद को घर में नजरबंद कर लिया। यहां तक कि कांग्रेस के पांचों प्रत्याशी हरक सिंह रावत को बुलाते रह गए, लेकिन जिनको हरिद्वार में खुद चुनावी दंगल जीतना था वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में भी नजर नहीं आए। दूसरी अगर सबसे बड़े मोमेंट का शिकार हुए तो वो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्रियों को किनारे लगा रही है, या समझिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तो लकी थे कि उनको हरिद्वार में मौका मिल गया, लेकिन निशंक और तीरथ सिंह रावत को किनारे कर दिया गया। निशंक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब किसी ने किसी कांग्रेसी या किसी ने किसी विपक्षी नेता को बीजेपी में लाए न हो। आए दिन बीजेपी मुख्यालय में निशंक मंच पर होते थे और कुछ पूर्व प्रधान से लेकर दूसरे कांग्रेस या दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही थी। 6 महीने से लगातार ये सिलसिला चल रहा था। मैसेज यही देना चाहते थे निशंक कि वो सबसे मजबूत हैं और हरिद्वार की लड़ाई में इस बार वो हैट्रिक बनाने के लिए उतरेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जहन में कुछ और चल रहा था। पहले शिक्षा मंत्रालय गया और फिर सांसदी भी चली गई, टिकट उनको मिल नहीं पाया, मजबूरन घर बैठना पड़ा। दिखावे के लिए 1-2 बार प्रचार में जरूर नजर आए, लेकिन वो जानते थे कि उनके साथ मोए मोए हो गया है। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी कम बुरा हाल नहीं हुआ, क्योंकि इसी 5 साल की टर्म में कहां तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदाई हो जाती है। उनको लगा कि चलो सांसदी तो कायम है, लेकिन अनिल बलूनी लगातार गढ़वाल पर नजर टिकाए हुए थे और टिकट बंटने का वक्त आया तो एक और पूर्व मुख्यमंत्री यानी तीरथ सिंह रावत भी मोए मोए मोमेंट का शिकार हो गए। हालांकि हरीश रावत भी मोए मोए मोमेंट से बचते नजर जरूर आए, क्योंकि वो सारथी की भूमिका में आ गए और पुत्र को आगे कर दिया तो जैसे तैसे इज्जत बचा गए, वरना चुनावी लड़ाई में ताल ठोकने का मन उनका भी बहुत था। सबसे बुरी स्थिति तो मनीष खंडूड़ी के साथ हुई। कहां तो मनीष खंडूड़ी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ पहाड़ की पगडंडियां नाप रहे थे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का दावा कर रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वीआईपी कौन है
और बीजेपी इस पर मौन क्यों है, ये सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस ने संकेत दिया कि गणेश गोदियाल को इस बार मौका मिलेगा, तो झट से कांग्रेस से किनारा किया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा लगा कि जनरल खंडूड़ी के बेटे हैं तो सेनापति के बेटे हैं तो जरूर बीजेपी के लिए वोटों की पोटली लेकर आएंगे। लेकिन पूरे चुनाव में मनीष खंडूड़ी आपको कहीं नजर नहीं आए। अलबत्ता स्पीकर होने के बावजूद उनकी बहन रितु खंडूड़ी ने जरूर अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। मोए मोए तो राजेंद्र भंडारी के साथ भी क्या खूब हुआ है। कांग्रेस में क्या इज्जत थी, गढ़वाल के इकलौते नेता थे, लेकिन अनिल बलूनी को चुनाव जिताना था, इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन बीजेपी के मंच पर राजेंद्र भंडारी नजर जरूर आए, लेकिन 12th प्लेयर के तौर पर दूर खड़े नजर आए। जो सेंटर स्टेज होती थी तब कांग्रेस में होते थे, 12वें खिलाड़ी के तौर पर बीजेपी में नजर आए। हालत कुछ इससे भी ज्यादा खराब कर्नल अजय कोठियाल के साथ है। कर्नल अजय कोठियाल 2014 से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं, लेकिन मौका कांग्रेस बीजेपी से मिला नहीं। बीजेपी में खूब खाक छानी, जब मौका नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने 22 में मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, लेकिन अपने साथ पार्टी की जमानत जब्त करा बैठते हैं, तो मई 2022 में बीजेपी में आ जाते हैं, इस उम्मीद से कि महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी मिलकर लोकसभा के टिकट दिलाएंगे। टिहरी ने सही पौड़ी या पौड़ी गढ़वाल ने सही टिहरी, कहीं से तो मौका मिलेगा। चुनाव भी आ गया, बीजेपी ने कर्नल कोठियाल को पार्टी का प्रवक्ता भी बना दिया, लेकिन टिकट से फिर महरूम हो गए। ना टिहरी में मौका मिला, टिहरी में रानी को रिपीट कर दिया गया, तो गढ़वाल में उम्मीद जगी जब चर्चा चली कि तीरथ सिंह रावत का टिकट कट रहा है, लेकिन वहां अनिल बलूनी आ बैठे। लेकिन बीजेपी के इस प्रवक्ता ने पूरे चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, एक बयान तक बीजेपी के पक्ष में जारी नहीं किया है। मोए मोए मोमेंट महेंद्र पाल सिंह के लिए भी आए। कहां तो कहा गया कि खड़गे के दफ्तर से उनको फोन आ गया है कि आप चुनाव की तैयारी कर लीजिए। महेंद्र पाल सिंह ने तो सोशल मीडिया में पोस्टर भी वायरल करा दिए, लेकिन टिकट राहुल गांधी के करीबी प्रकाश जोशी लेकर के आ गए। नैनीताल में इस तरह से मोए मोए मोमेंट महेंद्र सिंह पाल के साथ भी हुआ। वैसे पुष्कर सिंह धामी से बहुत अच्छे संबंध कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के भी नहीं थे, इसलिए सोच रहे थे कि अगर टिहरी से रानी का टिकट कटे और उनको मौका मिल जाए तो कम से कम धामी कैबिनेट से पीछा छूटेगा। दिल्ली में जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के साथ पींगे बढ़ाएंगे तो शायद और मजबूत होकर कभी प्रदेश में लौटेंगे। रेखा आर्य भी ऐसा ही सोच रही थी, अल्मोड़ा से चुनावी ताल ठोकना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव में बमुश्किल जीत हासिल कर यह संदेश पा लिया था कि अब उत्तराखंड में और बाई इलेक्शन नहीं करवाने हैं। इसीलिए रेखा आर्य और सुबोध उनियाल भी लोकसभा लड़ते लड़ते रह गए। मोए मोए मोमेंट हरिद्वार में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ भी हो गया। कहां चैंपियन 22 में चुनाव नहीं लड़ पाए, पत्नी चुनाव लड़ी तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के हाथों हार जाती हैं, तो उसके बाद चैंपियन डींगे हाँकने लगे कि उत्तराखंड तो उनके लिए बहुत छोटा है, उनको तब उत्तर प्रदेश में जाना है और 80 लोकसभा क्षेत्र वाले राज्य में राजनीति करनी है। सहारनपुर में जाकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन शायद न उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सुनी और केंद्र के स्तर पर मोदी शाह कहां सुनने वाले थे। लेकिन शायद चैंपियन को पता भी नहीं होगा कि मोए मोए मोमेंट होना क्या होता है। टिकट उनको भी नहीं मिल पाया, न प्रदेश के रहे और न उत्तर प्रदेश में जगह मिल पाई। सबसे बड़ी बात इस लोकसभा चुनाव की एक ये भी है कि जब नेताओं के साथ जब मोए मोए मोमेंट हो रहा था तो दो नेताओं ने खास तौर पर गढ़वाल में जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, उन्होंने 2027 को लेकर या समझिए कि भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ी उम्मीदें भी जगाई हैं। सबसे पहला नाम गणेश गोदियाल का है। गणेश गोदियाल शुरू में गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ने से नानुकुर कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया तो गणेश गोदियाल इस तरह से चुनावी अखाड़े में उतरे कि विरोधी भी मानते हैं कि अगर कोई चुनाव लड़े प्रत्याशी तो गणेश गोदियाल की तरह लड़े। गणेश गोदियाल ने जिस तरह से ताकतवर बीजेपी से कम संसाधनों के बावजूद गढ़वाल में लोहा लिया और जिस तरह चुनाव कैंपेन को डिजाइन किया, उसने बताया कि 18 मार्च 2016 की घटना के बाद जब कांग्रेस के 9 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद 2-3 विधायक और बाद में बीजेपी में चले गए थे, गढ़वाल में कांग्रेस की कमर टूट गई थी। गढ़वाल में जिस तरह से गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ा है, यह मैसेज दिल्ली तक पहुंचा है कि 2027 में अगर बीजेपी से कांग्रेस को लोहा लेना है तो उसे गढ़वाल में गणेश गोदियाल जैसे चेहरे को आगे करना पड़ेगा ताकि 2016 की कुछ भरपाई की जा सके और बीजेपी के अखाड़े में उतरकर, बीजेपी के मुद्दों पर उतरकर
कर उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। दूसरे भविष्य के नेता जो एक उम्मीद जगाते हैं वो युवा बेरोजगार चेहरे बॉबी पवार हैं। बॉबी पवार ने बिना संगठन, बिना संसाधन के जिस तरह से टिहरी में राजशाही को चुनौती देते हुए चुनाव लड़ा और बेरोजगारी, अंकिता भंडारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर डटे रहे, वो बताता है कि भविष्य के एक नेता बॉबी पवार भी हो सकते हैं। नजर सबकी और हमारी भी 2024 के इन 5 सीटों के चुनाव के नतीजों पर है, जिनका खुलासा 4 जून को होगा। लेकिन हार हो या जीत हो, बॉबी पवार और गणेश गोदियाल ने भविष्य की राजनीति के लिए उम्मीदें जरूर जगा दी हैं और ये उन नेताओं के लिए भी याद किया जाएगा जिनके साथ इस चुनाव में मोए मोए हुआ है, जो बड़ी बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, लेकिन जब चुनावी बिसात शुरू हुई तो वो कहीं भी नजर नहीं आए। खास तौर पर हरक सिंह का चेहरा सबसे बड़े रूप में याद आता है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।